हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 31 यूनिट 10। ये आखिरी यूनिट है एंड इसका पार्ट 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान में SPSS सॉफ्टवेयर का प्रयोग। SPSS क्या है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करना। SPSS स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। SPSS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग शोधों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शोध के लिए, रिसर्च के लिए किया जाता है। SPSS का अनुसंधान में उपयोग निम्नलिखित तरीके से होता है। अब इसका जो प्रयोग है वो रिसर्च के लिए किस प्रकार होता है? फर्स्ट पॉइंट है, सांख्यिकीय विश्लेषण में भी SPSS का उपयोग किया जाता है। आंकड़ों का व्यवस्थापन एवं लेखीकरण में भी इसका उपयोग है। सेकंड पॉइंट है, सर्वेक्षणों, शैक्षणिक अनुसंधान तथा बाजार विश्लेषण के लिए भी SPSS का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसके द्वारा एक तरफ आंकड़ों का साधारण प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण का अध्ययन भी कर सकते हैं। SPSS सॉफ्टवेयर प्रयोग करने का तरीका। अब इसका प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं? व्यक्ति किस तरह के कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, इसको देखते हुए दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है। पहला है, अगर डेस्कटॉप पर SPSS का शॉर्टकट हो तो कर्सर द्वारा बाईं ओर माउस पर डबल क्लिक करें। सेकंड पॉइंट है, माउस को बाईं ओर से स्क्रीन के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर कर्सर को ऑल प्रोग्राम पर ले जाएं और माउस पर बाईं ओर क्लिक करें, जिसपे SPSS में दो वेरिएबल टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है स्ट्रिंग और दूसरा होता है न्यूमेरिक। स्ट्रिंग वेरिएबल में अक्षर होता है, सांचा व अन्य विशेषताएं आती है, जबकि न्यूमेरिक में चरों में केवल अंक आते हैं। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? SPSS के बारे में, जिसका यूज़ किस लिए होता है? रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें दो टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं? स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक किसके लिए होता है? जिसमें चर आते हैं, चरों के केवल अंक आते हैं, जिसमें नंबर्स दिए जाते हैं। एंड स्ट्रिंग में होते हैं जिसमें आपको अक्षर दिए जाते हैं और उसके साथ ही सांचा के लिए, शेप्स के लिए विशेषताएं दी जाती हैं। इंटरनेट का उपयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट का हो गया, इसमें वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या किस उपयोग में आता है। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है। इंटरनेट कंप्यूटरों को जोड़ता है और वर्ल्ड वेब उससे जुड़े कंप्यूटरों को सूचनाएं वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इंटरनेट के निम्नलिखित उपयोग हैं। फर्स्ट है, ईमेल द्वारा संदेश भेजा जाता है। ये आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईमेल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ईमेल का ही यूज होता है। सेकंड पॉइंट है, वर्ल्ड वाइड वेब से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। यह एक डाटाबेस है जिससे सामान्य पाठ्य सामग्री के साथ ही चित्र, ध्वनि आदि भी उपलब्ध रहते हैं। तथ्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा। अनुसंधान में तथ्यों का संकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, परंतु मात्र संकलन किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण करना ही तथ्यों का विश्लेषण कहलाता है। तथ्यों का विश्लेषण किए बिना उसका वास्तविक उपयोग अनुसंधान कार्य में नहीं हो सकता है। जे हेनरी पाइनर के अनुसार जिस प्रकार मकान का निर्माण पत्थरों से होता है,
उसी की भांति विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है, पर केवल तथ्यों का संकलन उसी प्रकार विज्ञान नहीं है जैसे कि पत्थरों का एक एकत्रीकरण भवन नहीं है। अगर हम पत्थर इकट्ठे कर दें तो वो एक भवन नहीं बन जाता जब तक उसमें निर्माण कार्य नहीं होगा। उसी प्रकार जो विज्ञान है, जब तक उसमें तथ्यों का निर्माण नहीं होगा वो विज्ञान नहीं बन सकता। ये नहीं कि तथ्यों को इकट्ठा कर दिया तो आपका जो विज्ञान है वो हो गया, नहीं। उक्त बातों से स्पष्ट है कि एक शोधकर्ता के तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में रखकर उनका विश्लेषण एवं विवेचन करना चाहिए, तभी शोध अध्ययन में वैज्ञानिकता का गुण आता है। इस प्रक्रिया के बगैर शोध कार्य अधूरा होता है। तथ्यों के संकलन के बाद शोधार्थी को एक सुव्यवस्थित संरचना के अंतर्गत विश्लेषण करने की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है। फर्स्ट है संपादन। इसका अर्थ है एकत्रित की हुई आधार सामग्री का निरीक्षण और गलतियों में सुधार करना संपादन है। जब प्रश्नावली शोधकर्ता के पास वापस आती है तब उनका संपादन किया जाता है। संपादन में मुख्यतः 3 बातों पूर्णता, शुद्धता एवं समानता का निरीक्षण किया जाता है। कौन से 3 बातों का? पूर्णता, शुद्धता एवं समानता। सेकंड पॉइंट है गुण। गुण स्थान की अवधारणा। व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषताओं या गुणों के आधार पर स्थान निर्धारित करने की प्रक्रिया को गुण स्थान कहा जाता है। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने गुण स्थान की अवधारणा के आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया है। थर्ड पॉइंट है वर्गीकरण। तथ्यों में पाई जाने वाली समानता या विभिन्नता के आधार पर उनको व्यवस्थित रूप से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने की वर्गीकरण कहा जाता है। तुलना, विश्लेषण तथा व्याख्या करने के लिए संकलित सामग्री का वर्गीकरण संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत होना आवश्यक होता है। फोर्थ पॉइंट है सारणीयन। शोधकर्ता द्वारा एकत्र किए तथ्य अव्यवस्थित होने के साथ ही जटिल प्रकृति के होते हैं। सारणीयन करके उन्हें सुगम, स्पष्ट, बोधगम्य एवं तुलना योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को सारणीयन कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है विश्लेषण। विश्लेषण का तात्पर्य प्राप्त आंकड़ों को निर्धारित करने हेतु सारणीबद्ध विषय सामग्री का अध्ययन करना तथ्यों का विश्लेषण कहलाता है। मापन, मेजरमेंट। वस्तुओं व घटनाओं को तर्कसंगत रूप में सामान्य नियमों के अनुसार संख्या निरूपण को माप कहा जाता है। माप का अर्थ है कि संबंधों की संख्यात्मक अभिव्यक्ति तथा समंकों के विभिन्न मानों के बीच तुलनात्मक संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। वैज्ञानिक मापन के संबंध में कोई कथन प्रस्तुत करते हैं तो उसका अर्थ आंकड़ों या समंकों का नियमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना होता है। विश्वसनीयता, वैधता और संवेदनशीलता अच्छे माप की विशेषताएं हैं। मापन के प्रकार। सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों ने आंकड़ों के आधार पर किए जाने वाले परीक्षण में आंकड़ों के मापन के लिए विभिन्न सांख्यिकीय पैमाने का प्रयोग किया है। मापन के 4 प्रमुख प्रकार है। फर्स्ट है अंकित मापन यानी नॉमिनल स्केल। जब वस्तुओं के समूह को 2 या अधिक श्रेणियों में विभेद करने के लिए गुणात्मक अंतर का आधार बनाए तो अंकित माप कहलाता है। सेकंड पॉइंट है उदाहरण। उदाहरण क्या है? अंकित माप के उदाहरण क्या है? महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में 150 व्यक्ति के समूह को इसमें 2 अलग अलग गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? सेक्सुअल यानी कि स्त्री पुरुष संख्या क्या है? स्त्री की संख्या 90 है और पुरुष की संख्या 60 है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 150। सेकंड पॉइंट है अंतराल मापन, इंटरवल स्केल। इस माप का अर्थ है कि इकाइयों की प्रत्येक संख्या के बीच आप
प्रत्येक संख्या के बीच माप का अंतर समान होता है। जो भी अंतराल होता है उसके बीच का जो माप है वो समान होता है, एक जैसा ही होता है। अर्थात दिशा ज्ञात हो जाती है, इसे ही अंतराल माप कहते हैं। किसे कहते हैं? इस माप का अर्थ है कि इकाइयों की प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर समान होता है और दिशा ज्ञात हो जाती है, उसे ही अंतराल माप कहते हैं। अंतराल माप के लिए माप की भौतिक इकाई की आवश्यकता होती है। उदाहरण, दो व्यक्ति है, एक की आय 3500 है, दूसरे की आय 4500 है। अंतराल माप में पहले व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से 1000 कम है। थर्ड पॉइंट है क्रम सूचक माप यानी ऑर्डिनल स्केल। क्रम सूचक माप द्वारा हम न केवल व्यक्तियों को वर्गों में विभाजित कर सकते हैं वरन इन वर्गों का क्रम भी निर्धारित करते हैं। इसमें सर्वोच्च से निम्नतम अर्थात प्रथम से अंतिम आदि में श्रेणीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित करते हैं तो यह प्रक्रिया क्रम सूचक माप कहलाती है। वर्ग, उच्च वर्ग, कर्मचारी वर्ग और मजदूर वर्ग। मासिक आय, जो उच्च वर्ग है उसकी आय कितनी होगी? 35,000 से अधिक, 15,000 से कम। 15,000 से जो कर्मचारी वर्ग है उसका क्या होगा? 15,000 से अधिक और 5,000 से कम। और जो मजदूर वर्ग है उसका 5,000 से अधिक और 2,000 से कम। अनुपातिक मापन, रेशियो स्केल। यह पैमाना अंतराल माप के अपने सभी गुणों को समायोजित करने के साथ साथ अपने मूल बिंदुओं से वास्तविक अंतर को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मापन को अनुपातिक मापन कहते हैं। क्या है? अनुपातिक मापन किसे कहते हैं? रेशियो स्केल किसे कहते हैं? व्हाट इज अ रेशियो स्केल? यह पैमाना अंतराल मापन के अपने सभी गुणों को समायोजित करने के साथ साथ अपने मूल बिंदु से वास्तविक अंतर को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के माप को अनुपातिक मापन कहते हैं। अनुमापकों का मापन। अनुमापन गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तित करने की प्रविधि है। इसके माध्यम से शोधकर्ता गुणात्मक सामाजिक तथ्यों की माप करके उनकी गणना सांख्यिकीय निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। अनुमाप के प्रकार। अनुमाप के लिए प्रयुक्त 4 प्रकार निम्नलिखित है। फर्स्ट है अंक मापक, सेकंड है मूल मापक तथा तीव्रता मापक पैमाने, थर्ड है श्रेणी सूचक मापक और फोर्थ है सामाजिक दूरी मापक पैमाने। अनुमापन की कठिनाइयाँ। मापन के निर्माण में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना होता है। फर्स्ट है जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं का एक और आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता और दूसरी ओर ऐसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। सेकंड पॉइंट है सामाजिक मूल्यों को मापने के लिए कोई निश्चित माप नहीं है। परिणाम स्थान यह होता है कि प्रत्येक समूह अपने दृष्टिकोण से सामाजिक मूल्यों या तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं, जिनके कारण मापन के निर्माण में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण पद्धति तथा अनुसंधान में नैतिकता। उदाहरण पद्धति तथा अनुसंधान में नैतिकता। सिटेशन पैटर्न्स एंड एथिक्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान ईमानदारी से की गई एक प्रक्रिया है जिसमें गहनता से अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार नैतिकता नियमों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण उसे उचित और अनुचित का बोध कराता है। सेकंड पॉइंट है जिस वर्ड के अनुसार नैतिक नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से
समृद्ध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। डेविस ने लिखा है कि नैतिकता कर्तव्य की वह आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित होता है। अनुसंधान में नैतिकता की विशेषताएं। परिभाषाओं के आधार पर नैतिकता की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है, नैतिकता नियम संपूर्ण समुदाय द्वारा स्वीकृत होते हैं, अर्थात नैतिकता की प्रकृति सामुदायिक होती है। सेकंड पॉइंट है, सामान्य रूप से नैतिकता में तर्कों की प्रधानता पाई जाती है, अर्थात नैतिकता का तार्किकता से गहरा संबंध होता है। थर्ड पॉइंट है, नैतिकता का पालन व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है, यानी नैतिकता जो है वो किसी के दबाव से व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही नैतिकता का पालन करता है। अनुसंधान में नैतिक मुद्दे। अनुसंधान में नैतिक मुद्दों का संबंध शोधकर्ता के नैतिक कर्तव्य से है। अनुसंधानकर्ता को शोध करते समय उचित व अनुचित का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शोधकर्ता को अनुसंधान करते समय निम्नलिखित नैतिक मुद्दे का ध्यान रखना चाहिए। जो नैतिक मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी है? सबसे पहला है विश्वसनीयता। शोधकर्ता का नैतिक कर्तव्य है कि किसी भी सूचनादाता द्वारा दी गई व्यक्तिगत सूचना को उसके नाम से सार्वजनिक न करें। शोधकर्ता को इस विश्वसनीयता के बारे में अति सचेत रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है गोपनीयता। अनुसंधान में एक प्रमुख नैतिक मुद्दा गोपनीयता से संबंधित है। सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय रखना शोधकर्ता का नैतिक कर्तव्य है। इसे सार्वजनिक करने में सूचनादाताओं का नुकसान हो सकता है। थर्ड पॉइंट है शारीरिक या मानसिक कष्ट। शोधकर्ता एवं सूचनादाताओं को शारीरिक या मानसिक कष्ट देने से बचना चाहिए। यह उसका नैतिक कर्तव्य है कि उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों से सूचनादाताओं को किसी प्रकार का कोई मानसिक कष्ट न हो। प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। लेख शोध कार्य में अंतिम चरण माना जाता है। रिपोर्ट को तैयार किए बिना शोध का कार्य अधूरा माना जाता है। कितने ही अच्छे ढंग से उपकल्पनाओं का निर्माण, वर्गीकरण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों न किया गया हो, प्रतिवेदन को तैयार किए बिना उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रतिवेदन रिपोर्ट द्वारा शोध कार्य को दूसरे तक पहुंचाया जाता है, अतः प्रतिवेदन रिपोर्ट का लिखित होना, सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट होना जरूरी है। प्रतिवेदन का आशय एवं परिभाषा। प्रतिवेदन शब्द का अर्थ जो पहले कहा गया है उसका संचार करना होता है, अर्थात प्रतिवेदन सदा किसी घटना का लिखित रूप होता है जो पहले घटित हो चुका है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट की उत्पत्ति लैटिन शब्द पोर्टेयर से हुई है, जिसका अर्थ संवहन करना यानी कि टू कैरी होता है। अतः प्रतिवेदन एक ऐसा लेख है जो सूचना संवहन करता है। रिपोर्ट शब्द के भी दो भाग होते हैं। रिपोर्ट, री का आशय पुनः से होता है, जबकि पोर्ट का आशय वहन करना से होता है। इन दोनों शब्दों के मिलाने से इसका अभिप्राय सूचना का पुनः संवहन करना होता है। जॉनसन एवं सीवेज के अनुसार एक उत्तम प्रतिवेदन ऐसा संदेशवाहक है जिसमें स्पष्ट, शुद्ध एवं संगत भाषा में व्यवस्थित एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक वृत्तांत का समावेश होता है। प्रतिवेदन रिपोर्ट को विवरण के एक ऐसे स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी घटना, समस्या, व्यवसायिक कारोबार की स्थिति, कार्य की प्रगति आदि से संबंधित सूचना का संवहन करने, निष्कर्षों को प्रतिवेदन करने, विचारों को आगे करने एवं कार्यवाही के आधार के रूप में संतुष्टि करने के उद्देश्य हेतु तथ्यों की प्रस्तुति एवं उनका परीक्षण करता है। जॉनसन एवं सीवेज के अनुसार एक उत्तम प्रतिवेदन ऐसा संदेशवाहक है
जिसमें स्पष्ट, शुद्ध एवं संगत भाषा में व्यवस्थित एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक वृत्तांत का समावेश होता है। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट को विवरण के एक ऐसे स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी घटना, समस्या, व्यावसायिक कारोबार की स्थिति, कार्य की प्रगति आदि से संबंधित सूचना का संवहन करने, निष्कर्षों को प्रतिवेदन करने, विचारों को आगे करने एवं कार्यवाही के आधार के रूप में संतुष्टि करने के उद्देश्य हेतु तथ्यों की प्रस्तुति एवं उनका परीक्षण करता है। प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया। प्रतिवेदन लिखने एवं उसका रूपांकन करने की प्रक्रिया के 3 स्तर शामिल है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रतिवेदन की प्रकृति तथा उद्देश्य का निश्चय। सेकंड पॉइंट है प्रतिवेदन का ढांचा तैयार करना। थर्ड पॉइंट है प्रतिवेदन का आलेखन। प्रतिवेदन का ढांचा तैयार करना। प्रतिवेदन के ढांचे को तैयार करने के लिए कोई एक ही उपाय अथवा रास्ता नहीं है, फिर भी किसी भी प्रतिवेदन के सामान्य निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट है शीर्षक। किसी प्रतिवेदन का एक अर्थपूर्ण, स्पष्ट एवं आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो प्रतिवेदन के विषय की ओर इशारा करता हो। सेकंड पॉइंट है पता। प्रत्येक प्रतिवेदन किसी भी एक व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। जो प्रत्येक प्रतिवेदन है, रिपोर्ट जो तैयार होती है वो किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, इसीलिए इसमें पाठकों अथवा पाठ का नाम पता लिखना आवश्यक होता है। थर्ड पॉइंट है विषय सामग्री। यह प्रतिवेदन के अध्यायों की सूची होती है जो प्रतिवेदन की विषय सामग्री को एक क्रम में सूचीबद्ध करके पृष्ठ संख्या का भी उल्लेख रखता है। विषय सामग्री को विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित करना। फोर्थ पॉइंट है परिचय का संदर्भ विषय। इसमें प्रतिवेदन को लिखने के कारणों का उल्लेख रहता है और इसमें समस्याओं का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है और अनुसंधान के क्षेत्र में एक उद्देश्य को भी इसमें लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रतिवेदन का मुख्य भाग। इसे प्रतिवेदन का शरीर भी कहते हैं क्योंकि यह भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लंबा होता है। इसमें सारणियों, लेखा चित्र एवं रेखा चित्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेखक इस भाग में उन तथ्यों एवं समंकों को प्रस्तुत करता है जिसे उसने संकलित किया है। 6 पॉइंट है संस्तुतियाँ। इस भाग में निष्कर्ष एवं संस्तुतियों का उल्लेख किया जाता है और यह भाग प्रतिवेदन का सारांश भी होता है। इसमें संकलित तथ्य एवं समंकों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों के आधार पर संतुष्टियाँ दी जाती हैं। 7 पॉइंट है संदर्भ एवं परिशिष्ट। प्रतिवेदन को लिखने के लिए जिन स्रोतों से सामग्री ली जाती है, इनको इंकित करने के लिए संदर्भों की सूची का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार परिशिष्ट में सारणी, फार्मों के नमूने, रेखाचित्र इत्यादि प्रस्तुत किया जाता है। 8 पॉइंट है हस्ताक्षर। हर एक प्रतिवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो इसे तैयार करने में उत्तरदायी है। प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर के साथ दिनांक का भी उल्लेख करना चाहिए। यदि प्रतिवेदन किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस पर समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना चाहिए। प्रतिवेदन का आलेखन। प्रतिवेदन का आलेखन भी प्रतिवेदन लिखने की एक मुख्य अवस्था होती है। इस अवस्था में निम्न बातों को सम्मिलित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है समंकों का संकलन एवं विश्लेषण। प्रतिवेदन के आलेखन का प्रथम चरण हेतु आवश्यक सूचना, तथ्य एवं समंकों का संकलन करना है। ये समंक प्राथमिक अथवा द्वितीयक स्रोतों से संकलित किए जाते हैं। इन समंकों को अनुसंधान, सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार आदि के माध्यम से संकलित किया जाता है। इन संकलित समंकों को विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित किया जाता है जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रतिवेदन का प्रारूप। प्रतिवेदन के प्रारूप का अभिप्राय इसके ढांचे से होता है जिसका वर्णन ऊपर किया गया है।
इसका संबंध प्रतिवेदन के अभिन्यास तथा समंको के विन्यासन से है। नीचे प्रतिवेदन का एक उदाहरण दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है प्रतिवेदन लिखना। प्रतिवेदन लिखना एक कला है। प्रतिवेदन अन्य व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन को लिखते समय पाठक की आवश्यकताओं और उसके पसंद की शैली को ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिवेदन लिखने में एक अच्छी प्रणाली के सामान्य सिद्धांत भी सहायक होते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। प्रतिवेदन का सामान्य अभिन्यास यानी लेआउट अर्थात स्वरूप आंखों को भाने वाला चाहिए। प्रतिवेदन मुद्रित, टंकिक या हस्तलिखित हो सकता है जो प्रतियों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रतिवेदन को कागज के एक ओर लिखना चाहिए एवं 2 पंक्तियों के बीच स्थान होना चाहिए तथा प्रतिवेदन में बाईं ओर पर्याप्त स्थान या हाशिया यानी मार्जिन छोड़ना चाहिए। इसके पृष्ठों अनुभागों पर संख्या डाल देना चाहिए। अगर प्रतिवेदन अधिक पृष्ठों का है अर्थात ग्रंथ की भांति बड़ा है तो उसे मड़वा यानी बाइंडिंग देना चाहिए, बाइंडिंग उसका करवा देना चाहिए। अच्छे प्रतिवेदन के सिद्धांत। एक अच्छी प्रतिवेदन प्रणाली के निम्न सिद्धांत होते हैं। कौन से? फर्स्ट है सूचना का समुचित प्रवाह, सेकंड है उचित समय, थर्ड है सही सूचना, फोर्थ है तुलना का आधार, फिफ्थ है स्पष्ट एवं सरल प्रतिवेदन, सिक्स्थ है लागत एंड सेवंथ है उत्तरदायित्व का मूल्यांकन। प्रतिवेदन तैयार करने के उद्देश्य। प्रतिवेदन तैयार करने के निम्न उद्देश्य है। पहला है ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। प्रत्येक शोध कार्य एवं सर्वेक्षण में ज्ञान का एक स्रोत होता है और इसे संपादित करने में पर्याप्त धन, समय एवं परिश्रम व्यय होता है। अगर इतना होने के बाद अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान को शोधकर्ता केवल अपने पास रखे तो ज्ञान की उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और दूसरे को इसके लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः इसे क्रमबद्ध लिखित रूप देना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से ज्ञान का एक लिखित प्रलेख बन जाता है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान के विस्तार के लिए। प्रतिवेदन तैयार करने का दूसरा उद्देश्य ज्ञान का विस्तार है। शोध कार्य के द्वारा विषय से संबंधित जानकारी के बाद संबंधित समस्या की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक ओर तो इन जानकारियों से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और दूसरी ओर समस्याओं की जानकारी आगे के शोध सर्वेक्षण के विषय के रूप में होती है। इस प्रकार रिपोर्ट तैयार करने का दूसरा उद्देश्य शोध के नए क्षेत्रों में हमें परिचित करवा कर ज्ञान की विस्तार से निरंतरता को बनाए रखना है। थर्ड पॉइंट है शोध के परिणामों को दूसरों के सूचनार्थ प्रस्तुत करना। शोध कार्य से प्राप्त परिणामों को संबंधित लोगों के सामने प्रकट करना शोधकर्ता का कर्तव्य होता है। शोधकर्ता के लिए शोध के परिणामों को प्रकाशित करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है। जैसे यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यवाही होनी है तो रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ही संभव है। इसी तरह कई बार शोध कार्य डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए होता है। कभी कभी सरकार को योजना लागू करने के पहले सर्वेक्षण करती है। इस प्रकार अगर शोध के परिणामों को प्रकाशित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट है विषयों में अंतर्निहित वास्तविक स्थिति को समझाना। रिपोर्ट लिखने का चौथा उद्देश्य विषयों में अंतर्निहित वास्तविक स्थिति को समझाना होता है। इसके द्वारा शोध के परिणाम अथवा निष्कर्ष को ही व्यक्त नहीं किया जा सकता बल्कि उनसे प्राप्त परिणामों एवं निष्कर्षों को वैज्ञानिक ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी शोध की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब स्वयं के साथ दूसरे लोगों को भी समझ में आए। ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिपोर्ट को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि विषय में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति उसे पढ़कर उसका लाभ उठा सकें। एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता। एक अच्छी रिपोर्ट की आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित है।
फर्स्ट पॉइंट है, एक अच्छे रिपोर्ट को आकर्षक एवं सुंदर होना चाहिए। रिपोर्ट, ग्राफ आदि का प्रयोग उपयुक्त स्थान पर करना चाहिए। इसे एक अच्छे किस्म के सफ़ेद कागज़ पर स्पष्ट एवं सुंदर ढंग से छपवाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, रिपोर्ट की भाषा संतुलित होनी चाहिए। इसमें लच्छेदार मुहावरे, अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा से बचना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, एक अच्छी रिपोर्ट में तथ्यों की तार्किकता क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, एक अच्छी रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे सब प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक विकास के उपयुक्त होना चाहिए। अर्थात रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष को तथ्ययुक्त रूप में प्रमाण सहित प्रस्तुत करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, अच्छी रिपोर्ट में तथ्यों का विश्लेषण अथवा व्याख्या वैज्ञानिक स्तर पर स्पष्ट रूपों में की जानी चाहिए ताकि रिपोर्ट को पढ़कर ही लोगों को यह विश्वास हो जाए कि रिपोर्ट में जो कहा गया है वह काल्पनिक नहीं है। सिक्स पॉइंट है, एक अच्छी रिपोर्ट में अध्ययन पद्धति, अध्ययन क्षेत्र, प्रविधियों, निष्कर्ष, निर्देश आदि के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण होना चाहिए और साथ ही साथ सूचना के सभी स्रोतों का उल्लेख करना चाहिए। संदर्भ एवं ग्रंथ, बिब्लियोग्राफी। संदर्भ ग्रंथ सूची, शोध प्रतिवेदन के पीछे संकलन पत्र होता है जिसमें पुस्तकों की एक सूची होती है। संदर्भ सूची में उन सभी कार्यों को समाहित करना चाहिए जिसमें शोधकर्ता शोध के दौरान स्रोतों के रूप में उपयोग करता है। संदर्भ सूची में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूची वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हो तथा इसके दो भाग होने चाहिए। एक भाग में सभी पुस्तकों के नाम लिखने चाहिए तथा दूसरे भाग में पत्रिकाओं व समाचार पत्र के लेखों को रखना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने के निम्नलिखित तरीके। सबसे पहला है, लेखक का नाम, अंतिम नाम पहले लिखा जाता है। सेकंड है शीर्षक। थर्ड है स्थान, प्रकाशक तथा प्रकाशन तिथि। फोर्थ है संस्करण संख्या। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में लिखने का तरीका निम्न है। फर्स्ट है, लेखक का नाम, अंतिम नाम पहले शीर्षक। थर्ड है सामयिक का नाम। फोर्थ है अंक। फिफ्थ है तिथि और सिक्स्थ है पृष्ठ पर अंक डालना। हालांकि संदर्भ ग्रंथ सूची को लिखने के लिए उपरोक्त एक ही तरीका नहीं है, लेकिन यह ध्यान देना होगा कि जो भी तरीका अपनाएं उसी पर स्थिर रहना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। ये जो चैप्टर था, ये आपकी जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसमें 10 जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सिर्फ रिवीजन ओनली। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।